नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्यूब टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम ALP टेक्नीशियन, DRDO, इसरो तथा अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तथा जिनका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, वो हमारे चैनल पर बने रहे तथा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चनों में से आपको कितने क्वेश्चन राइट हुए। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। ऑप्शन ए गोल्ड सोना, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी वुड या लकड़ी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोल्ड जो कि एक इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि गोल्ड या सोना होता है, यह किसके अंतर्गत आता है? यह कंडक्टर यानी कि चालक धातु के अंतर्गत आता है। चालक धातु क्या होती है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जिसके लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, उसे हम चालक धातु कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, इंसुलेटर वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या शून्य होती है। जिसके अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है गोल्ड एक इंसुलेटर नहीं है। आपको ध्यान रखना है, गोल्ड या सोना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए किस टाइप की रिले को प्राथमिकता दी जाती है। आपको बताना है लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए किस टाइप की रिले को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए प्रतिबाधा रिले, ऑप्शन बी प्रेरण टाइप रिले, ऑप्शन सी रिलेक्टेंस टाइप रिले, ऑप्शन डी प्रतिघात टाइप रिले। तो आपको बताना है लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए किस टाइप की रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलेक्टेंस या प्रतिघात, रिएक्टेंस रिले या प्रतिघात टाइप की रिले को लघु संचरण लाइन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। आपको ध्यान रखना है मध्यम संचरण लाइन के लिए प्रतिबाधा टाइप, मध्यम संचरण लाइन के लिए किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना, प्रतिबाधा रिले या इम्पीडेंस रिले को मध्यम संचरण लाइन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। और आपको ध्यान रखना है लंबी दूरी की लाइन पर किस प्रकार की रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबी दूरी के लिए महो रिले, यानी कि जो महो रिले होती है, इसके लिए प्राथमिकता देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रिएक्टेंस टाइप या प्रतिघात रिले को लघु संचरण लाइन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप भू संकर्पण के लिए किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप भू संकर्पण के लिए करते हैं। ऑप्शन ए तांबे की प्लेट का, ऑप्शन बी ठोस GI रोड का, ऑप्शन सी तांबे की ठोस रोड का, ऑप्शन डी खोखली GI रोड का। तो आपको ध्यान रखना है, पाइप भू संकर्पण के लिए हमेशा खोखली GI रोड का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी खोखली GI रोड का प्रयोग पाइप भू संकर्पण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर इंसुलेशन परिरक्षक के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है इंसुलेशन परीक्षक के रूप में किस मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इंसुलेटर का, ऑप्शन बी आवृत्ति मीटर का, ऑप्शन सी वाट मीटर का, ऑप्शन डी मेगर का। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा इंसुलेशन जहां पर आ जाता है उसके परीक्षक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो मेगर होता है, मेगर का उपयोग कहां पर करते हैं? उच्च प्रतिरोध, यानी कि उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो इंसुलेटर होते हैं, क्या होता है? इंसुलेटर होते हैं जो कि विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के
कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और आवृत्ति मीटर होता है वह किस काम में आता है, आवृत्ति मीटर जो कि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को मापने के लिए आवृत्ति मीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में एक पूर्ण तंगदृष्टिकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में एक पूर्ण तंगदृष्टिकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए एक डायोड की, ऑप्शन बी 2 डायोड की, ऑप्शन सी 3 डायोड की, ऑप्शन डी 4 डायोड की। तो आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में एक पूर्ण तंगदृष्टिकारी बनाने के लिए हमेशा 2 डायोड की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान रखना है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, इसके अंतर्गत 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ये देखो आपको दे रखा है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, जिसके अंतर्गत एक डायोड यहाँ पर है और एक डायोड यहाँ पर है। आपको ध्यान रखना है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, यानी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सबसे अच्छा होता है, तथा इसकी दक्षता कितनी होती है, 81.2%। इसकी दक्षता 81.2% होती है। इसके रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, 0.482। इसके रिपल फैक्टर का मान 0.482 होता है। और पिक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है, 2V मैक्सिमम। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में पूर्ण तंगदृष्टिकारी के लिए पिक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV का मान कितना होता है, 2V मैक्सिमम होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसके PIV का मान कितना होता है, V मैक्सिमम, इसकी V मैक्सिमम ही होता है। और जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका भी V मैक्सिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमोटिव बल की SI इकाई क्या है, यानी कि बल की SI इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव बल की SI इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी वोल्ट। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट। EMF की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और आपको ध्यान रखना है, न्यूटन किसकी इकाई होती है, यह ओनली बल यानी फोर्स, यह फोर्स की इकाई होती है। फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। और धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, यानी कि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर में होता है। और वेबर विद्युत फ्लक्स, आपको ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स होता है, उसकी इकाई क्या होती है, वेबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, सिग्नल के परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है, सिग्नल के परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी एटियोमीटर यानी क्षीणकारी, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो आपको ध्यान रखना है, सिग्नल के परिमाण को बढ़ाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह सिग्नल के परिमाण को बढ़ाने का कार्य करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, रेक्टिफायर या डायोड, इसे हम क्या कहते हैं, डायोड भी कहते हैं। यह किसका क्या कार्य होता है, यह AC को DC में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इन्वर्टर होता है, वह किस कार्य करता है, यह DC को AC में बदलने का कार्य कौन करता है, इन्वर्टर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में चित्र में दर्शाए गए जॉइंट के प्रकार की पहचान कीजिए, यानी कि ये जॉइंट दिया गया, ये किस प्रकार का जॉइंट है। ऑप्शन ए ब्रिटानिया जॉइंट है, ऑप्शन बी स्कार्फ जॉइंट है, ऑप्शन सी टी जॉइंट है, ऑप्शन डी रेड टेल जॉइंट है। तो आपको ध्यान रखना है, जो चित्र में दिया गया है यह किस प्रकार का जोड़ है, यह रेड टेल जॉइंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेड टेल जॉइंट यह दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, रेड टेल जॉइंट होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इंसुलेटर को लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेड टेल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, रेड टेल जॉइंट होता है, इसको कहाँ पर नहीं लगाया जाता है, इसको लाइन के मध्य में कभी भी नहीं लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है,
दिए गए आकृति में प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है, यानी कि जो चित्र दिया गया है वह किसका चित्र है। इसके अंतर्गत क्या दे रखा है, एम, यानी कि यह डीसी मोटर दे रखी है, यानी किसका चित्र है, यह जो चित्र दिया गया है किसका दिया गया है, डीसी मोटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है, यदि एम दे रखा है और एम के नीचे यदि जो धारा दे रखी है वो वह ऐसी प्रकार की दी होती है तो वह क्या हो जाता है, वह एसी मोटर हो जाता है। यानी कि एम के नीचे अगर एसी धारा दी होती है तो वह एसी मोटर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एम के नीचे डीसी धारा दे रखी है, यानी कि सीधी दे रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह डीसी मोटर का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विद्युत वितरण खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रिंग के बने होते हैं, यानी कि जो इंसुलेटर रिंग होते हैं वह किसके बने होते हैं। ऑप्शन है एपॉक्सी के, ऑप्शन बी बेकेलाइट के, ऑप्शन सी कार्बन फाइबर के, ऑप्शन सी सिरेमिक के। तो आपको ध्यान रखना है जो इंसुलेटर रिंग होते हैं वह किसके बने होते हैं, वह सिरेमिक के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग अनुप्रयोग के लिए फ्लक्स के रूप में अभिमानित नहीं की जाती है, यानी कि जिसका प्रयोग फ्लक्स के रूप में नहीं करते हैं। ऑप्शन है लेड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी बोरेक्स। तो आपको ध्यान रखना है फ्लक्स के रूप में लेड या शीशे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है निम्नलिखित में से वह धातु शीशा है जिसका प्रयोग फ्लक्स के रूप में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रण अवयव का नाम बताइए, यानी कि जो तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन है दाब प्लेट, ऑप्शन बी ठोस प्लेट, ऑप्शन सी हीटिंग अवयव, ऑप्शन डी थर्मोस्टेट। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जो कि एक तापमान, यह क्या है, एक तापमान नियंत्रक बायोमेटेलिक, यानी कि यह एक क्या होती है, द्विधात्विक युक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है, यानी कि पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए नमक और पानी डालकर, ऑप्शन बी तांबे की रोड डालकर, ऑप्शन सी चालक तार को बदलकर, ऑप्शन डी अर्थिंग रोड को बदलकर। तो आपको ध्यान रखना है पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, नमक और पानी को डालकर इसको विनियमित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एडिंग, यानी कि इसके अंदर सोल्ट एवं वाटर को ऐड करके इसके प्रतिरोध को विनियमित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरक के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज जो कि प्राथमिक वितरक के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 1 किलो वोल्टेज, ऑप्शन बी 15 किलो वोल्टेज, ऑप्शन सी 11 किलो वोल्टेज, ऑप्शन डी 8 किलो वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक वितरक वोल्टेज के लिए जो मानक वोल्टेज होता है वह कितना होता है, 11 केवी वोल्टेज तक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है जो द्वितीयक वितरण, यानी कि आपको ध्यान रखना है द्वितीयक वितरण मानक वोल्टेज होता है वह कितना होता है, यह 450 वोल्टेज तक होता है। जो द्वितीयक मानक वितरण वोल्टेज होता है वह 450 वोल्टेज तक होता है, और जो प्राथमिक वितरक वोल्टेज होता है वह 11 केवी तक होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एमीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है, एमीटर किसके लिए मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन ए न्यूनतम धारा, ऑप्शन बी न्यूनतम वोल्टेज, ऑप्शन सी अधिकतम वोल्टेज, ऑप्शन डी अधिकतम धारा। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अधिकतम धारा। एमीटर जो कि अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। आपको ध्यान रखना है एमीटर में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगी, मैक्सिमम धारा बहेगी, यानी अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। और आपको ध्यान रखना है जो वोल्ट मीटर होता है उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत, यानी प्रतिरोध अनंत होता है। और तो इसके अंतर्गत धारा का मान क्या होगा, इसमें धारा का मान 0 या न्यूनतम होगा, यानी 0 या न्यूनतम हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एमीटर में अधिकतम धारा मार्ग प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी चार्जर होता है, यानी कि बैटरी चार्जर होता है, वह किससे होता है? ऑप्शन ए चॉपर, ऑप्शन बी साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर या डिस्टकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेक्टिफायर। बैटरी चार्जर जो कि रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है, यह एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि बैटरी चार्जर होता है वह डीसी के रूप में होता है, तो यह एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्जर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त होता है? आपको बताना है कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन बी लॉन्ग नोच प्लायर, ऑप्शन सी लॉकिंग प्लायर, ऑप्शन डी विकर्ण कटर्स। तो आपको ध्यान रखना है कठोर तारों को काटने के लिए हमेशा विकर्ण कटर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डायगोनल कटर का प्रयोग या विकर्ण कटर का प्रयोग कठोर तारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 3 इनपुट नॉर गेट कब उच्च देता है? आपको ध्यान रखना है नॉर गेट होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र y बराबर क्या होता है? a प्लस बी के ऊपर इसमें बार होता है। तो नॉर गेट में यदि दोनों IP लो होंगे तो उसका उच्च IP होगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत a बराबर 0 और b बराबर 0 होगा तभी, यानी कि 0 प्लस 0, यानी इसके ऊपर बार होगी तो 0 के ऊपर बार होगी, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 के रूप में लिखेंगे। यानी कि यदि आर लो, यानी कि यदि इनपुट आर लो तो सभी IP यानी कि इसका आउटपुट, यानी कि यह है OP आउटपुट उच्च होता है। यानी कि यदि दोनों अगर शून्य हैं, यदि दोनों आल IP आर शून्य तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट उच्च हो जाएगा। यदि इनमें से एक भी इनपुट यानी कि ए का मान यदि ए बराबर 1 हो जाएगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 के ऊपर बार हो जाएगी, तो यह भी वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि इसका इनपुट होगा वह एक नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों शून्य ही होना चाहिए, उसके बाद में इसका आउटपुट उच्च प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यदि दोनों इनपुट दोनों शून्य हैं तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट उच्च हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत एक भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आउटपुट क्या होगा? उच्च होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनमें टर्मिनल वोल्टेज होता है। आपको बताना है श्रेणी जनरेटर आमतौर पर क्यों उपयोग में नहीं किए जाते हैं? क्योंकि इसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? ऑप्शन ए विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदलता है, ऑप्शन बी विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, ऑप्शन सी अत्यंत कम होता है, ऑप्शन डी अत्यंत अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो श्रेणी मोटर होता है उसमें जैसे जैसे विद्युत भार में परिवर्तन होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज का मान बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विद्युत भार में परिवर्तन के साथ में इसका मान बदलता रहता है, इसलिए श्रेणी मोटर में आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जनरेटर के संस्थापन के दौरान किसी को सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है ताकि का क्रम प्रणाली मेल खाता हो, यानी कि उसका कौन सा प्रणाली मेल क्रम खाना चाहिए? तो उसका फेज क्रम मेल खाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फेज क्रम उसका मेल या समान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट्स में आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, तथा हमारे चैनल से जुड़े हुए रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल